आ जाओ भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिफ्थ चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम करते हैं रियल नंबर्स। ये हमारा चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर 1 है रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स which are not imaginary, like 1 2 3 3/2 4/7 √2 √5 and etc. ये सभी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, सिर्फ एक तरह के नंबर को छोड़ के कि -5 रूट इज नॉट अ रियल नंबर। ये इमेजिनरी नंबर है, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। वो आपके कोर्स में अभी आएगा नहीं, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंड लाइक दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ऑल डेसिमल नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। सभी ये रियल नंबर है। इसके अंदर हम अब रियल नंबर में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। बड़ा इजी चैप्टर है। इसमें हम एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एक तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारे पास एक और फंडामेंटल थ्योरम्स। इसमें फंडामेंटल थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम एंड इरेशनल नंबर्स, ये 3 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टॉप 5 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में इसके आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बंद ना कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब इसकी एक थ्योरम पे चलते हैं हम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक एल्गोरिथम है। जो एल्गोरिथम है वो किस तरह की है? यूक्लिड्स जिसके फाउंडर का नाम है, और उसने इस तरह से एक एग्जाम्पल से, ये एक डिवीजन मेथड है, डिवीजन एल्गोरिथम है। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अभी देखिए क्या है कि एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो कुछ अंडे लेके और चला जा रहा था बेचने के लिए। एक वेला आदमी उसको रास्ते में मिला और उसको जो है ना भला बुरा कहने लगा, क्योंकि खाली आदमी को काम यही होता है कि वो, उसके पास काम तो रहता नहीं है कि भी किसी को गाली देना शुरू कर दिया, किसी को कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो कुछ जो है ना वो बोलने लगा, कहने लगा। और उसके बाद में अभी ये जो अंडे वाला था ये भी कम नहीं था भाई, ये भी कहने लगा। अभी दोनों का युद्ध शुरू हो गया। अभी क्या है कि इस लड़ाई के अंदर इसके जो अंडे हैं वो सारे के सारे फूट गए अंडे। ये अंडे इसके टूट गए, पता नहीं कितने अंडे थे, वो टूट गए उसके अंडे। अभी क्या है, और वो फर्श पे जो है ना सारे टूट गए। अभी जो व्यापारी था अभी टूट गया तो उसका नुकसान हो गया। उसने एक पंचायत बुलाई, ठीक है। उसमें पंचायत में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसने पंचायत में कहा कि भाई मेरे जो जितने अंडे टूटे ना उसके मुझे पैसे चाहिए, इसने मेरे अंडे सारे तोड़े हैं। अभी पंचायत ने पूछा कि भाई आपके पास कितने अंडे थे? उसने क्या कहा कि मेरे पास ऐसे अंडे थे कि अगर उनको 2-2 के रूप में लिया जाए, यानी कि पेयर्स में उनको लिया जाए तो 1 रिमेन, तो भैया 1 बचता है, ठीक है। अगर आप उनको
3 करके अगर गिनते हैं तो मेरे पास 2 रिमेनिंग 2 बचते हैं। उसके बाद अगर उनको 4 लिया जाए, 4 इसका 4 अंडों का एक ग्रुप बनाया जाए तो भैया उसके पास जो है ना वो कितने हैं, 3 अंडे बचते हैं। और अगर 5 का, अगर आप उनको 5 को काउंट करना शुरू करें तो भैया सीधी सी बात है 4 बचते हैं। और उसके बाद अगर उसको 6 करें तो 5 बचते हैं। और अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर उनको साथ अगर ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, नथिंग। ठीक है, यानी कि 4 ले तो 3 बचते हैं, समझ गए ना। और अगर 5 ले तो 4 बचते हैं। और अगर 6 ले तो 5 बचते हैं। और अगर 7 ले उसको तो कुछ भी नहीं बचता। इतने अंडे थे। अभी उसने सीधा तो जवाब दिया नहीं, अभी सब रह गए देखते, अरे यार ये क्या है। अभी सारे को मैथमेटिशियन तो है नहीं ना, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, अभी वो हिसाब लगाने लगे भाई कितने थे क्या नहीं थे। तो इसको एक एल्गोरिथम में, ऐसे हमारे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको एक एल्गोरिथम में समेटने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। और उसने एक चीज़ और भी बताई कि मेरी जो बास्केट है उसमें जो है वो नॉट मोर देन 150, यानी कि 150 से ज्यादा अंडे मेरी बास्केट में नहीं थे। ये भी बता दिया। मुझे तो सबसे ज्यादा वही समझदार लगता है, इतना हिसाब लगा लिया जिससे, समझ गए ना। अब आप लोग देखो कि उसके कितने अंडे हो। अब देखिए, अगर वो ये कहता है, हम ये देखते हैं कि अगर उसको 7 में काउंटेड करते हैं, हम काउंट 7 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर हम उसको 7 में काउंट करते हैं तो उसके पास एक भी अंडा नहीं बचता। यानी कि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे एक इक्वेशन में, a इज इक्वल टू 7p और प्लस में 0। समझ गए, 7 में हमने ये काउंट कर लिया। और अगर उसके पास मान लीजिए इफ काउंटेड 6 1 2 3 4 5 6, अगर हम 6, ये तो 7 है ये 6 है, अगर इसको 6 में काउंट करते हैं तो a इज इक्वल टू 6p। आप ये देखिए, पीछे देखिए, रिमाइंडर इसका 6 में कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है इसका 5, तो ये बोल दिया इसने 5। अगर इसको 5 1 2 3 4 और ये 5, अगर हम इसको एज 5 ग्रुप, एज 5 का ग्रुप लेते हैं तो a इज इक्वल टू 5p प्लस, उसने क्या कहा था कि 5 का मेरे पास कितना बचता है, मेरे पास बचता है 4। ओके, और इसी तरह से ये चलता गया हमारा। तो एक हमारे पास इस तरह से, अभी लास्ट में आके वो ये कहता है कि अगर इसके 2 के बनाए जाए, यानी कि 2 के अगर ग्रुप बनाया जाए तो a इज इक्वल टू, अगर 2 के ग्रुप बनाए जाए तो हमारे पास ये हो गया 2p और प्लस में 2p, यानी ये तो ग्रुप का है, हमारे उसके पास एक अंडा बचता है यानी कि 1, ये बीच में मैंने छोड़ दी अप टू डैश। ठीक है, तो इस तरह से है ये। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर 2 के ग्रुप्स बनाया जाए तो उसके पास 1 रिमाइंडर बचता है, यानी एक अंडा उसके पास बचता है। अगर वो ऐसे गिने तो एज ए ग्रुप में, जैसे कोई देखो गिनने के कई तरीके होते हैं। अब कोई तो एक एक करके गिनता है, 1 2 3 4 5 है। अब थोड़ा सा जो कम मेहनत करना चाहता है वो करेगा 2 2 4 2 6 2 8। ओके, और जो और कम मेहनत करना चाहता है वो करेगा भाई 3 के बना ली, 3 6 9 12, इस तरह से। तो इसी तरह से ये हमारा एल्गोरिथम पे आया है। तो इसका हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला, एक जनरल एल्गोरिथम बनी है, a इज इक्वल टू b
Q प्लस R। क्या क्या है ये, क्या क्या है? Q इज क्वोशेंट, ओके, एंड R इज रिमाइंडर। लेकिन R कहाँ पे है? ये 0 लेस देन R लेस देन B, यानी कि R लाइज बिटवीन 0 एंड B, यानी से वो B से हमेशा छोटा ही रहेगा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल R हो सकता है। रिमाइंडर कैन बी 0। तो ये एल्गोरिथम हमारी ये बनी है। अब इस तरह से आप इसकी वैल्यूज रखते जाइए और अगले क्वेश्चंस कुछ हमें इसी तरह से आपके करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको बोलते हैं, वो है डिवीजन करने के लिए। ये क्या है? ये लेमा है। इसका नाम एल्गोरिथम दिया था किसने? एक पर्शियन मैथमेटिशियन था, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इसने इसको एल्गोरिथम का नाम दिया था, तो उसके बाद ये एल्गोरिथम बन गई थी, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस एल्गोरिथम पर बेस्ड अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसको ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट है इसका 135 एंड 225। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द HCF ऑफ। क्या निकालना है इनका? HCF, इसका HCF निकालना है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या करना है। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, क्योंकि सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसमें हम किस तरह से यूज करना है? हमने अभी देखिए क्या है कि आपको एक रफ में आपको बना के रखना है। थोड़ा सा रफ में क्या करना है, यहाँ पे कर लीजिए। देखिए मैं इजी इसका मेथड बता रहा हूँ। 125 135 से आपको डिवाइड करना है। 135 1 जो 135 0 9 हो गया। अभी देखिए हमने क्या किया, 225 इज इक्वल टू कितने पे गया? 135 से इसको डिवाइड किया तो 1 ये, और प्लस में रिमाइंडर आ गया, ये आ गया हमारा 90। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर रिमाइंडर हमारा बचता जाएगा और क्यू हमारा क्वेश्चन, और ए और बी हमारे पास ये वैल्यूज है, ओके, ठीक है। तो अब ऐसे ये आपने किया है, पहले किया है भाई, 90 है, अभी क्या है 135 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए तब तक आपको इसको करते जाना है। 91 जा 90, 5 4 ये भैया, ये फिर 90 यहाँ पे आ गया, और 45 2 जा ये आ गया 90। इसमें से देख के अपना एल्गोरिथम बना लीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। देखिए अभी रिमाइंडर 90, रिमाइंडर 0 नहीं बचा ना, रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसके बाद 135 इज इक्वल टू 135 किससे किया? 90 से। 90 कितने पे गया? 1 पे, प्लस में रिमाइंडर कितना बचा? 45। अब भी r इज इक्वल टू r नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे 90 को किया, देखो यहाँ देखो ना 90 को, ठीक है, ये 90 को किया कितने से? रिमाइंडर से। 45 कितने पे गया? 45 2 जा ये 2, और प्लस में रिमाइंडर बच गया हमारा 0, ओके। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो HCF इसका कितना आया? HCF इज इक्वल टू लास्ट में जो आया हमारा वही रिमाइंडर, ये HCF है, यानी कि HCF है इसका 45, ओके। यानी 45 एक इस तरह का नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ओके। 45 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 135 एंड 225, दैट्स इट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही इसके लगभग सारे से क्वेश्चन आपको करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है, ये मैंने आपका करा दिया है। चलिए भी इसका सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इट इज नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन, ये एक तरह से थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ ऑड
integer is in the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. चलिए, उसने ये कहा है कि show that positive odd integer, that any positive odd integer is in the form of, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आता है, यानी कि इस फॉर्म में ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही आते हैं. लेट अभी क्या है, लेट ए से हम चलते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. एक कोई पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू इसमें दे देते हैं 6, ये मान लेते हैं क्योंकि इसमें 6 है, देन हम 6 ले लेते हैं. b इज इक्वल टू 6 क्योंकि इसमें गिवन है, b इज इक्वल टू 6, ये हम लिख लेते हैं 6 गिवन. ये गिवन है. अभी बाई यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा हम चलते हैं. a इज इक्वल टू 2q प्लस r, ये है bq प्लस r था, ये सॉरी bq प्लस r था, b हमारे पास 6 है, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 6q प्लस r. वहीं से चलते हैं हम, a इज इक्वल टू bq प्लस r, और r की क्या वैल्यू रहती है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन ये b और 0 और b के बीच में रहता है, यानी कि b से हमेशा छोटा ही रहता है. r इट कैन बी 0 एंड 1 2 3 4 5 6, क्योंकि b हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो ये 6 के बीच में आना चाहिए. अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट है 6q प्लस 1, तो यहाँ से हम देखेंगे a इज इक्वल टू 6q. नाउ r इज इक्वल टू 1, then a is equal to 6q plus 1, and 6q is an even integer, और जब भी even में हम प्लस 1 करते हैं, then even प्लस में 1 is always, then 6q plus 1 is an odd integer. Similarly 6q plus में 3 and 6q plus 5 also odd integers, क्योंकि किसी भी इवन में जब 1 या 3 या 5 या 7 हम प्लस करेंगे तो वो एक ऑड इंटीजर बन जाता है. अभी क्या है कि अभी मैं बताता हूँ, 6q प्लस, देखिए 6q इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई होने वाला हमेशा इवन इंटीजर रहता है, ये इवन इंटीजर है. और इवन इंटीजर से नेक्स्ट ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, तो 6q प्लस में 1 ऑड नंबर, फिर 6q प्लस 2 ये इवन आएगा, 6q प्लस 3 ये ऑड आएगा, 4 फिर इवन आएगा, 5 फिर ऑड आएगा हमारा. तो ये हमारे पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये ऑलवेज ऑड इंटीजर्स. ओके, ये आपका क्वेश्चन. चलिए इसके नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखिए प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, कंपोजिट नंबर के बारे में आपने सुना होगा. तो कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड इन ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम फैक्टर, प्राइम्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर. दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्कर, यानी कि कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है, तोड़ना होता है. जैसे कि हमारे पास 16 है,
तो 16 के प्राइम फैक्टर्स के 16 इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, देन 2 2 and 4. 2 prime number but 4 is not a prime number. तो 4 को भी हम 2 into 2 में, अभी every number is a primary number. ओके, एंड 2 इज प्राइमरी नंबर. मान लीजिए हमारे पास 21 है, तो 21 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ये होगा 3. यस, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 7 जा 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. तो इस कंपोजिट नंबर को हमने तोड़ दिया 3 और 7 दो प्राइम नंबर्स में, एंड दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम. ओके, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे. तो अब आगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. एक्सरसाइज 1.2, दो एक्सरसाइज हम आज ये कंप्लीट इसकी करेंगे. एक्सरसाइज 1.2 इजी एक्सरसाइज है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं. जैसे 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं, सीधा सीधा अपना वही तरीका. 2 7 जा 0, 2 35 एंड देन 5 7 जा एंड 7 1 जा. तो फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, एंड 5 इंटू में 7. दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 140. इसी तरह से आपने ये सब आगे एक फॉर्मूला हमने करना है. देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF of these two and multiplied by LCM of these two. यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. इसमें से हम जो मर्जी वो निकाल सकते हैं, जितना भी हमें दिया गया है. जैसे एक अगर मान लीजिए 1 नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो ये 3 दिए रखेंगे, आपको गिवन होंगे. अगर LCM हमने फाइंड आउट करना होगा तो HCF और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर ये आपको क्या है, गिवन होंगे. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने करना है. इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, वेरीफाई द LCM एंड HCF अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर दे रखे 26 एंड 91. वो कहता है इनका LCM और HCF आपने क्या फाइंड करना है. सीधी सी बात है यार. 26 आप इसको यूक्लिड एल्गोरिथम से भी इसको आप निकाल सकते हैं, वो उसका HCF आएगा. बट हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 26 और ये आ गए 91. इजी है, इजी क्वेश्चन है, समझ के करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ओके, 2 1 3 और ये हो गया 3 1 जा. यहाँ पे कितने पे गया भैया? 9 और 1 कितने हुए? 10. तो 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 7 पे चला जाएगा. 7 1 और 7 3 3 1 हो गया. अभी 26 के क्या है फैक्टर्स? 2 इंटू में 13. और 91 के क्या है फैक्टर्स? 7 इंटू में 30. ओके, देखिए HCF हम निकालते पहले. HCF 26 के कितना आ गया? 2 इंटू 13. 91 के आगे 7 इंटू 13. पहले HCF निकालते. HCF वो रहता है तो जो दोनों में कॉमन रहता है, यानी कि 30 इज HCF. ओके, और अब LCM कैसे निकालते हैं? LCM. LCM में बच्चों क्या होता है? LCM में जो कॉमन होता है एक तो वो होता है, और बाकी जो बचे हुए 2 इंटू में 7. बताने की जरूरत नहीं, थर्ड और फोर्थ से पढ़ते आ रहे हो आप लोग HCF और LCM. तो इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए. कितना? ओके, ये HCF आ गया 13, LCM आ गया इसका LCM 3 जो कॉमन है वो, और बाकी जो बचे हुए 2 and 7. ये बताने की जरूरत नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ से ही आप LCM HCF करते आ रहे हो. अभी हमने वेरीफाई क्या करना है? अभी फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. ये वेरीफाई करना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट नंबर कौन सा? 26 और सेकेंड नंबर कौन सा? 91. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू HCF LCM. HCF LCM, ये HCF और ये LCM, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए. दोनों ही सेम आएंगे. सेम आते हैं तो आपका ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. ओके, तो बस इसी तरह से 1.2 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन
और फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। ऑल क्वेश्चन हैव टू बी डन। ये क्वेश्चंस आपने सभी करने हैं, बिल्कुल इजी एलसीएम और एचसीएफ के अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो 1.2 एक्सरसाइज आपकी होगी कंप्लीट। अब एक ऐसा क्वेश्चन बच्चों जिसके बगैर ये पूरा चैप्टर अधूरा है, और उसमें से श्योर एक क्वेश्चन आता है, यानी कि रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स देखिए अभी व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो नंबर विच इज नॉट रैशनल, यानी कि द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की जान है, इस एक्सरसाइज का हार्ट है, किडनी है, लिवर है, सब कुछ है, और वो क्वेश्चन आपका जरूर आता है 2018 में, 19 में, 20 में, हर बार ये क्वेश्चन आया है। जैसे √2, √3, √5 is an irrational numbers. Prove that एक साल ये आ जाता है, एक साल ये आ जाता है, एक साल ये आ जाता है, एक साल हो सकता है √7 का आ जाए, ठीक है ना, या हो सकता है जो कंसेक्यूटिव दोनों साल जो है ना √3 का या √5 का। जैसे हरियाणा बोर्ड में 2018 में, ये 2018 में आया, और फिर 2020 में भी ये आया HBSC में। इसी तरह से ये CBSE में भी आता रहता है, और ये भी CBSE में ये आता रहता है। शायद 19 या 20 में ये दोनों आए होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम करेंगे, इसमें से एक मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपने करना है। हम करेंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए बच्चों, प्रूव दैट हम करेंगे, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 का √3 का एग्जाम्पल है वो आप देख लेना, √7 का भी इसी तरह से होगा, √2 का भी एक एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज में, उनको भी आप देख लेना। हम करते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही ध्यान से सुनना और बहुत ही ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, ये आएगा, ये एग्जाम में आएगा। √5 आए या √3 आए, जरूर आएगा, याद रखें। सबसे पहले हम ये करते हैं, अब हमने प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम √5 इज अ रैशनल। इसको हम रैशनल मान लेते हैं, और फिर हम अपने आप को झूठा साबित कर देंगे कि भाई हमने झूठ बोला था, रैशनल है, तो हम झूठे साबित हो गए, तो इसका मतलब ये सच्चा है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। इस तरीके से कई तरीके, एक कॉन्ट्राडिक्शन से भी होता है कि भाई हमारी कही हुई बात हमने झूठ सिद्ध कर दी, तो उसको भी, वो भी एक मेथड होता है। तो इसको इसी मेथड से हम करेंगे, यानी कि उल्टा चलेंगे थोड़ा सा। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ, ये जरूर होगा P अपॉन Q की फॉर्म में, ये जरूर होगा, ठीक है। तो यहां पे है, अब हमने ये देखना है P अपॉन में Q की फॉर्म में, ये हमने ले ली, क्योंकि रैशनल नंबर इज ऑलवेज P अपॉन Q इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब अभी ये क्या है, P अपॉन Q क्या है, P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या है कि P अपॉन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। 3 अपॉन में 7 क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, इन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है, वो 1 है, ठीक है। अगर 1 कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कट जाएंगे, वो कटने के बाद जो आएगा वो हमारा P अपॉन Q, यानी कि वो रैशनल नंबर आएगा। इसी तरह से P एंड Q का भी, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, हैव ए कॉमन
factor other than 1। सपोज ऐसा हम मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें P एंड Q के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर एक है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अगर ये कॉमन फैक्टर है, एज्यूम दैट, इसका मतलब A एंड B एंड एज्यूम दैट A एंड B आर कोप्राइम, तो इसका मतलब ये कोप्राइम है। कोप्राइम है तो यहाँ पे हो गया हमारा P इज इक्वल टू √5Q। इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, P इज इक्वल टू √5 इंटू Q। अब क्या है कि इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ओके, ये स्टेप आप देखते जाना किस तरह से होंगे। हो गया। अब ये आया, देयरफॉर देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर की वो वैल्यू आएगी जो 5 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 की डिविजिबल बाय 5 होगी। यानी P की क्या वैल्यू आएगी, मान लीजिए हो सकता है 10 आए या 10 आए, 25 आए, इस तरह की वैल्यूज आएगी, यानी उसमें 5 जरूर आएगा। तो इसका मतलब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये तो बिल्कुल तय है कि P स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप रखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 का डिविजिबल ही आएगा। ओके, ये स्टेप याद कर ले। तो अगर P स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, देन P इज डिविजिबल बाय 5 होगा ही होगा। अगर P डिविजिबल बाय 5 है तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अगर डिविजिबल बाय 5 है तो P इज इक्वल टू, यानी कि 5R, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे। अगर डिविजिबल बाय 5 है तो P इज इक्वल टू 5R आपका आना ही आना है, यानी कि 1 2 3 4, तो 5 10 15, ये P की वैल्यू हमारी आएगी 5 की डिविजिबल। और अगर ये 5 का हो गया, अभी वैल्यू आई P की 5R, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन पे चलिए, इसका नाम हमने 1 रख दिया था, तो P स्क्वायर यानी कि 5R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको ये आ गया 25R स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, 5 से ये कट गया, यानी कि 5R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या आ रहा है, ये देखिए। अब आया, अब देखिए एक में हमने क्या कहा था, एक के लिए P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दूसरे के लिए हम क्या कह रहे हैं, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय R, सो दैट इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, 5R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बट P स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। कहां से आया, फ्रॉम 1 से। एक में हमने कहा था P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 5 है और ये भी डिविजिबल बाय 5 है, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। सो दैट P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर हैव अ कॉमन फैक्टर कितना, 5। बिल्कुल, ये डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल 5 से, दोनों डिविजिबल 5 से है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर 5 जरूर होगा। ठीक है, अभी ये P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 5। हमने क्या कहा था, ये को प्राइम है, लेकिन ये तो प्राइम है, ये आपस में कंपोजिट नंबर है, विच contradicts the fact
fact that P and Q are co-prime। ये उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है जो हमने कहा था कि P और Q कोप्राइम है, क्योंकि ये कॉमन है, इसका मतलब इनका दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, और अब इनका कॉमन फैक्टर आ गया तो ये कंट्राडिक्ट। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज और इनकरेक्ट एज्यूम्पशन 3 इज एंड √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, √3 is an irrational number। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है √3 इज ए नो रैशनल नंबर। अगर ये कोप्राइम है तो इसका मतलब √3, हमारी एज्यूम्पशन जो है ना वो रॉन्ग हो गई है, और √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारे पास लास्ट का कंक्लूजन आ गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।